नमस्कार, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार, लवण की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेकंड क्लास, और उसका हमें अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं कि प्रयोगशाला में काम आने वाले कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन से क्षार होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। गंधीय सूचक के बारे में भी पढ़ लिया। गंधीय सूचक के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, वेनिला, लौंग का तेल और प्याज, वो उसके उदाहरण थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा अम्ल और क्षार होते हैं वो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। अपना टॉपिक क्या रहेगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु। ये आज का टॉपिक अपना अम्ल एवं क्षार के साथ धातु किस प्रकार अभिक्रिया करता है। मतलब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, अपना अम्ल और क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ करते हैं। अपने कर लेते हैं अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करेंगे? धातु के साथ। अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जब धातु के साथ करते हैं तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपकी एक तो बनेगा, आगे जाके बनेगा लवण, और लवण के साथ में अपना बनेगा हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी भाषा लिखनी चाहे तो भाषा में इसी प्रकार लिखेंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर एक तो आपका बनता है लवण, और उसके साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जिसका इसमें नीचे अपना डायग्राम दे रखे हैं कि अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार धातु के साथ होती है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार होता है, वो भी अपना दे रखे हैं। वो देखो आप ध्यान से, आप इस चित्र को देखो ध्यान से। ये चित्र है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। आप देख रहे हैं इसके अंदर एक स्टैंड ले रखे हैं। ये अपना स्टैंड हो गया। स्टैंड से जुड़ी हुई है परख नली। परख नली एक कांच की नलिका होती है, और उसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं। एक आपका है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है अपना H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े को बोल दिया हमने Zn। जिंक को क्या बोल दिया हमने? Zn। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम जिंक धातु के साथ करते हैं, एक तो आपका लवण बनता है, उसके साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया में जो आपकी समीकरण बनेगी, समीकरण आपकी किस प्रकार होगी? ये होगी, अम्ल हो गया आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करते हैं जिंक धातु के साथ। ये लो Zn धातु, अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस है धातु। आगे जाके आपका लवण बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपको होता है हाइड्रोजन गैस का सूत्र आपका H2 होता है, गैस आपका हाइड्रोजन निकलेगी। तो हाइड्रोजन जब गैस निकल जाती है, ये जिंक धातु होती है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देती है। आगे आपका बचेगा क्या? ZnSO4, जिसको बोलते हैं अपना जिंक सल्फेट। इस डायग्राम के द्वारा जो आपको समीकरण प्राप्त होती है, आपको ये समीकरण प्राप्त होगी। जब अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करते हैं तो आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये आपका चित्र है, जिसमें एक परख नली है। परख नली के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु का मतलब होता है जिसमें जल, अम्ल की तुलना में जल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपकी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देखो इसमें बुलबुलों के रूप में ये दे रखा है, छोटे छोटे बुलबुले दे रखे हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस प्रवाह नलिका द्वारा एक साबुन के विलीन में से गुजारे जाते हैं। किसी पात्र में हमने साबुन का विलीन दिया, आप जानते हैं कि पानी के अंदर आपने साबुन को घोल दिया है। जब साबुन के विलीन में से हाइड्रोजन गैस को निकाला जाता है तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकलते हैं। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा हाथ में मोमबत्ती पकड़ रखी है, मोमबत्ती की ज्वाला से जैसे ही बुलबुले टकराते हैं तो फट फट ध्वनि के साथ में इस गैस का दहन होता है। आगे आ रखा है फट फट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। यदि आप परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ ले कि फट फट ध्वनि के साथ किस गैस का दहन होता है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अब आपका जो है ना, इसमें समीकरण है, वो समीकरण भी मैंने आपको बता दिए हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करते हैं तो आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये मैंने इसमें चित्र में नीचे दे रखा है, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ज्वलन द्वारा किसकी है? हाइड्रोजन गैस की जांच। ये चित्र, इसमें दो चीज बताइए। एक तो आपका हाइड्रोजन गैस की जांच का भी नामांकित चित्र है, इसके साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया आप
तनुसल्फिक अम्ल की अभिक्रिया आपने जिंक धातु के साथ की है। जब जिंक धातु के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उस हाइड्रोजन गैस की हमने जांच की, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, कि ज्वाला के साथ जो गैस फट ध्वनि के साथ जलती है तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। यदि आपको परीक्षा में यदि पूछ भी लेना हाइड्रोजन गैस की जांच का नामांकित सत्यापित चित्र बने तो आपको यही चित्र बनाना है, और कम से कम परीक्षा में 3-4 बार पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। इसके बाद ये अपनी मतलब जो हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, ये वही टॉपिक है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ की लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस अपनी बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस की विशेषता होती है फटफट ध्वनि के साथ चलती है अपनी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी। ये देखो अभी जो बात कर रहे हैं वही बात इसमें दे रखी है। देखो अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं, एक तो आपका लवण बनता है और उसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसी की बात हमने बताई थी कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर एक तो लवण बनता है और उसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला अम्ल की अभिक्रिया हम लोगों ने धातु के साथ कर दी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन अब हम करेंगे सार की अभिक्रिया धातु के साथ। सार की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ करते हैं, किसका निर्माण होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखो अपना अगला जो टॉपिक है अपना है सार की अभिक्रिया धातु के साथ। तो हम लोग सार की अभिक्रिया जैसे धातु के साथ करेंगे, सार की अभिक्रिया हम करेंगे धातु के साथ है तो आपका बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम ही कंडीशन होती है दोनों में। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो भी अपना लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, और सार के साथ भी करेंगे तो भी आपका लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। दोनों में सेम कंडीशन होती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, सार के साथ भी करेंगे तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है। इसमें दे रखे हैं आपका उदाहरण है। उदाहरण में जो समीकरण दे रखी है वो इस प्रकार दे रखी है 2NaOH NaOH, ये आपका NaOH को बोलते हैं अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं जिंक धातु के साथ। किसके साथ करते हैं, जिंक धातु के साथ में। अब 2 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है 2 के रूप में होती है, इसीलिए हमने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु की संख्या 2 ली है। आगे जाके बनेगा आपका, जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं तो आपका पीछे क्या बचेगा, ये Na2 बचेगा, O2 बचेगा और एक Zn बचेगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2। इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना, सोडियम जिंकेट, ये हो जाएगा अपना सोडियम जिंकेट। ये होगा अपना सोडियम जिंकेट। इसका मतलब है, मैंने आपको बता दिया अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सार की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ करते हैं तो भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना कि सभी धातुएं सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता। मतलब अन्य जो धातु होती है वो सार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जो जिंक धातु होती है उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये लवण बन जाता है, लेकिन अन्य धातुएं सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद अगला टॉपिक अपना रासायनिक गुणधर्म का पॉइंट नंबर अपना 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया आप लोगों को अम्ल के साथ करनी है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करनी है। तो हम लोग करते हैं, देखो आपकी हेडिंग है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो पहले धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कर देते हैं। तो मैं आप लिख देता हूं यहाँ पर अपना धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करोगे। अम्ल के साथ हम लोग करते हैं तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो आपका बनेगा लवण, एक तो आपका बना जाएगा लवण, उसके साथ में एक बनेगा आपका जल और उसके साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 3 प्रोडक्ट बनेंगे जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करेंगे। धातु कार्बोनेट में आप कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। मेरी इच्छा होगी मैं लूंगा भाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अम्ल में हम ले रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहा हूँ, मैं HCl अम्ल ले रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो आगे जाके आपका जो लवण बनेगा, लवण किस प्रकार बनेगा,
लवण की बात करते हैं भाई, दो चीज बनेगी, एक तो तीन चीज बनेगी, लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप जानते हैं कि कार्बन जल का सूत्र आपका H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। ये दो तो प्रोडक्ट बनेंगे, इनका फॉर्मूला आप जानते हैं। लेकिन अब लवण क्या बचेगा, जैसे H2 निकाल लेते हैं भाई, H यहाँ पर एक है यहाँ दो है तो बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसे दो से गुणा कर देते हैं। दो H2 निकाल दिए, O निकाल दिए एक, और CO2 निकाल दिया, इसका मतलब एक तो बचा Na2, एक बचा Cl2। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बचेगा 2NaCl, ये प्रोडक्ट बचेगा आपका। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर एक आपका लवण बनता है, जल बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसकी समीकरण हो जाएगी Na2CO3 2HCl, आगे बढ़ेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस बढ़ेगा आपका CO2। अब बात करते हैं आगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। कहने मतलब धातु कार्बोनेट की जगह हमें लेना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ले लेते हैं। उससे पहले ये देखो आप, इसमें आ रखा है एक, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। ये देखो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया यहाँ पर देखो करवा लिया है। देखो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया Na2CO3, उसकी अभिक्रिया 2HCl। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोगों ने अम्ल के साथ की है, तो आपका आगे प्रोडक्ट बना 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये चीज बनी आपकी। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोगों ने अम्ल के साथ की, लवण बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और आपका जल बनाए। अब हम बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपका फॉर्मूला ले रखा है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं HCl। प्रोडक्ट में आपका एक तो जल तो बनना ही है, जल का फॉर्मूला होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। उसके साथ में बचा क्या है, ये दो हाइड्रोजन निकाल दिए, एक और निकाल दिया, यहाँ से एक CO2 निकाल दिया, फिर बचा क्या Na प्लस Cl, आपका बचा है NaCl। आपका सिर्फ पीछे बचा है NaCl। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये उसकी समीकरण है, जो समीकरण यहाँ पर परख नली में दे रखी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट एक समझते हैं अपना चित्र। चित्र आपका क्या दे रखे हैं, चित्र यहाँ दे रखे हैं, आप देखो ये वाला। इस चित्र को थोड़ा हम समझ लेते हैं। इस चित्र को देख लो आप ध्यान से। इस चित्र में आपका नाम क्या दे रखे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारना। है चित्र का नाम इस प्रकार नाम दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार होता है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करनी है। अब हम प्रोवाइड करते हैं भाई, खुद देख ले। हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करनी है भाई। इसके अंदर कौन सी गैस प्रोवाइड करनी है, CO2 गैस प्रोवाइड करनी है। जब कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड क्षार में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो अपना चूना पत्थर का निर्माण होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। तो जब इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो आपका आगे जाके बनेगा CaCO3 और उसके साथ में जल का निर्माण होगा H2O। अब इसको चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर बोल सकते हैं, खड़िया बोल सकते हैं, संगमरमर बोल सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कहने मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं भाई। पसंद बनता है बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर क्या होता है। उस स्थिति में आपको ये चित्र बनाना है। आप देख सकते हो एक स्टैंड ले रखा है, एक परख नली दे रखी है। परख नली के अंदर ये तो परख नली के अंदर भाई एक कंडीशन मान लो कि ये चित्र तो उसका है धातु कार्बोनेट वाला, लेकिन अब यही चित्र उसमें बना सकते हैं कैसे। ये स्टैंड ले लिया हमने, परख नली ले ली, परख नली के अंदर हम लोग ये ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो निर्माण किसका होगा, चूना पत्थर का निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर अपना चूना पत्थर CaCO3 का निर्माण होगा, जिसे
खड़िया भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इसकी समीकरण आपके नीचे दी भी हुई है, आप देख सकते हो ध्यान से कि बुझे हुए चूने में ये लोग हम लोग गैस प्रोवाइड करते हैं। ये देखो आप ध्यान से देखो, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपका, देखो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, चूना का पानी किसे बोलते हैं, बुझे हुआ चूना। फॉर्मूला ये सेम ही है, ये देखो AQ का मतलब ये जलीय विलयन के रूप में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, मतलब बुझे हुए चूने या चूने के पानी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर सवेतव से CaCO3 का निर्माण होता है। समीकरण आपको मैंने बताई थी CaCO3, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर आगे जाके आपका बनता है CaCO3 प्लस H2O। और यदि आपकी इच्छा होगी इसके अंदर एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करनी है तो ये इसका निर्माण होगा। देखो आगे हम देखो CaCO3 और ये H2O, और उसमें आपको एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करनी है तो आगे आगे जाके बनेगा आपका CaHCO3। HCO3 इसके अणु की संख्या 2 हो जाएगी। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में एक बार आपको और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी है तो आपको आगे जाके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन। देखो जल में विलयनशील नाम दे रखा है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि बुझे हुए चूने में या चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर क्या होता है। उस समय आपको ये आंसर लिखना है, ये वाला, ये समीकरण लिखनी है, ये सॉरी ये CaOH2 लिखना है, OH2 ये समीकरण CaOH2। इसके बुझे हुए चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ में जल के अणु का निर्माण होता है। और यदि आपकी इच्छा होगी कि एक बार और इसमें यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करना चाहते हैं आगे अपना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अणु का निर्माण होगा। अब इसमें नीचे आपका आप ही रखे हैं, देखो ये नाम आ रखे हैं, 3 नाम आ रखे हैं। एक नाम आ रखा है आपका चूना पत्थर, दूसरा नाम आ रखा है खड़िया, तीसरा नाम आ रखा है संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है अपना, कैल्शियम कार्बोनेट के कौन कौन से विविध रूप है। 3 रूप है इसके, कौन कौन से 3 रूप है, एक आपका हो गया संगमरमर, दूसरा हो गया खड़िया, तीसरा हो गया आपका चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य रूप, इनके अलग नाम क्या, विविध रूप कौन कौन से हैं। विविध रूप में 1 नंबर हो गया आपका चूना पत्थर, 2 नंबर आपका खड़िया हो गया, 3 नंबर आपका कौन सा हो गया, संगमरमर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, ये देखो अभी जो मैंने आपको बताई थी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ करते हैं तो आपका एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। भाषा यहीं से बनती है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, अम्ल के साथ करने पर एक तो लवण बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसके साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। आगे बात करते हैं अपना अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ। अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जब सार के साथ करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। ये देखो यहाँ पर टॉपिक अपना ये है, हेडिंग अपनी ये हो जाएगी, ये देखो ये अपनी हेडिंग है। हेडिंग क्या दे रखी है, अम्ल एवं सारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या करते हैं, सीधी सी बात, अम्ल और सार की अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करते हैं, अम्ल प्लस सार, अम्ल प्लस सार, अम्ल और सार की आपस में अभिक्रिया करोगे तो आगे जाके आपका बनेगा, एक तो बनेगा लवण और लवण के साथ में किसका निर्माण होगा, जल का। अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अम्ल और सार दोनों आपस में, दोनों की प्रकृति जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण की प्रकृति उदासीन हो जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा अपने नीचे दी हुई है, आप देखो ध्यान से इसको। यहाँ पर ये देखो इधर क्या है, अम्ल एवं सारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल और सार जब परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अम्ल का इसमें, सार का इसमें OH माइनस आयन होता है, अम्ल का H प्लस आयन होता है, दोनों आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं और जल का pH मान पूरा 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है। उदासीन जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करने पर लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपकी क्या है, अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH या NaOH प्लस HCl। आगे जाके बनेगा आपका, एक तो जल बनेगा, जल का सूत्र आपको पता है H2 है, और साथ में बनेगा NaCl लवण, जिसे सोडियम क्लोराइड या नमक बोलते हैं। अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करने पर लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को अपना कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा,
कल अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।